हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज के वीडियो में हम MHI 101 के यूनिट 13 डिबेट्स ऑन फ्यूडलिज्म के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि फ्यूडलिज्म एक तरह का पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक सिस्टम था जो कि मिडेवल यूरोप में 10 से 12 सेंचुरी के बीच में चला था। ये सिस्टम किंग्स और लॉर्ड्स के बीच पावर डिस्ट्रीब्यूट करता था, जिसमें लैंड ओनरशिप और मिलिट्री सर्विसेज का बड़ा रोल रहता था। और आगे हम फ्यूडलिज्म के स्ट्रक्चर, फेजेस, इन सब के बारे में अगले यूनिट में पढ़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए हम देख रहे हैं फ्यूडलिज्म में जो डिबेट्स चल रही है उसके बारे में। तो थोड़ा और जान लेते हैं कि इसके वर्ड की शुरुआत कहाँ से हुई। तो फ्यूडालिस टर्म से शुरुआत हुई। फ्यूडालिस माने लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है लैंड ग्रांट समथिंग। तो 18 सेंचुरी में फिलोसोफर जैसे कि पॉलिन वेलर और मॉन्टेस्क्यू ने इसे डिफाइन किया एज अ डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम जिसमें लोकल लॉर्ड्स पावरफुल होते थे। वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद फ्यूडलिज्म को एक्सप्लॉयटेशन का जरिया माने जाने लग गया। और स्कॉलर्स ने फ्यूडलिज्म के ओरिजिन, नेचर और इम्पैक्ट पर काफी डिस्कशन किया है, जिसमें कि डिफरेंट थियरीज प्रपोज करी गई हैं। तो देख लेते हैं फ्यूडलिज्म के बारे में पहले से क्या थियरीज चल रही हैं। लीगल और पॉलिटिकल फोकस के अकॉर्डिंग पहले हिस्टोरियंस फ्यूडलिज्म को सिर्फ एक लीगल और मिलिट्री सिस्टम के फॉर्म में देखते थे। F.W. मेटलैंड ब्रिटिश हिस्टोरियन है ये। इन्होंने कहा कि फ्यूडलिज्म एक गवर्नमेंट सिस्टम था जिसमें पॉलिटिकल पावर डिसेंट्रलाइज्ड था, पब्लिक पावर प्राइवेट हैंड्स में चला गया था और मिलिट्री सिस्टम प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स पर बेस्ड था। मॉडर्न स्कॉलर्स वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी बॉन्ड के बीच में डिस्टिंक्शन बताते हैं कि फ्यूडलिज्म और मैनरिज्म के बीच में जो डिफरेंस है, सेम थिंग वहाँ पे थोड़ा थोड़ा अप्लाई होता है। तो इकोनॉमिक व्यू, फ्यूडल इकोनॉमी कैसी थी। तो इसमें ऐसा है कि मैक्स वेबर और कार्ल कार्ल बुचर, ये दो हिस्टोरियंस हैं। इन्होंने कहा कि फ्यूडलिज्म एक नेचुरल इकोनॉमी या क्लोज्ड हाउस इकोनॉमी थी जिसमें सेल्फ सफिशिएंट एग्रीकल्चर डोमिनेंट होता था। अम, इनके बाद अल्फोंस डोश का ये कहना है कि ट्रेड, कल्चर और टाउन्स में कंटिन्यूटी थी। यही कारण है कि रोमन एम्पायर के कोलैप्स होने के बाद भी अम, ये जो है फ्यूडलिज्म में कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं हुआ। अब हम देख लेते हैं मेजर मेजर थियरीज। पायरन थीसिस, इसको हेनरी पायरन ने प्रपोज किया। इसका ऐसा कहना है कि इस्लामिक एक्सपेंशन की वजह से मेडिटेरेनियन ट्रेड को डिसरप्ट कर दिया गया, जिससे कि फ्यूडलिज्म डेवलप हो गया। अब इनका जो है दो पार्ट में होता है, थियरी का जो है दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। 5th to 8th सेंचुरी में ये बोलते हैं कि मैरोविंगियन पीरियड था जिसके अंदर ट्रेड बहुत अच्छे से चल रहा था और क्लासिकल ट्रेडिशंस भी चल रहे थे, अर्बन लाइफ भी बढ़िया चल रही थी, सब ठीक था। और कैरोलिंगियन पीरियड जब चालू हुआ 8th सेंचुरी में, इसके बाद अरब मुस्लिम्स ने ट्रेड रूट ब्लॉक कर दिए, जिससे क्या हुआ कि वेस्टर्न यूरोप लैंडलॉक हो गया और अर्बन लाइफ और गोल्ड कॉइनेज ये सब डिक्लाइन होने लग गया। तो लोकल इकोनॉमी जो है एग्रीकल्चर पे शिफ्ट हो गई और लॉर्ड्स पावरफुल हो गए। अब इनकी थियरी तो सीधी सिंपल है और इसका क्रिटिसिज्म भी यही है कि इन्होंने थियरी को ओवर सिंप्लीफाई कर दिया है। ऐसा कहा जाता है क्रिटिक्स का ऐसा कहना है कि कैरोलिंगियन पीरियड में भी ना ट्रेड चल रहा था और इस्लामिक एक्सपेंशन ही पूरा का पूरा रीजन नहीं हो सकता ना फ्यूडलिज्म के डेवलप होने का। इंटरनल यूरोपियन फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो उस पर भी इनको स्टडी करके उसको भी रीजनलाइज करना चाहिए। अब देख लेते हैं फ्यूडलिज्म एज टाइज ऑफ डिपेंडेंस। ये थियरी दी हुई है मार्क ब्लॉक की और इन्होंने फ्यूडलिज्म को पर्सनल रिलेशन सिस्टम जैसा दिखाया। इनका कहना है कि लॉर्ड्स और वेसल्स का म्यूचुअल डिपेंडेंस होता था, किंगशिप फैमिलियल बॉन्ड पर बेस्ड थी और ये जो है मतलब काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता था। फाइनेंशियल प्रोटेक्शन लोगों को मिलती थी इससे। और फिर पीजेंट्स भी जो है लॉर्ड के कंट्रोल में आ जाते थे मैनोरियल सिस्टम की वजह से। तो ये थोड़े थोड़े इनके पॉइंट्स हैं। अब इन्होंने दो फ्यूडल एजेस में डिवाइड कर दिया पूरे फ्यूडल एजेस को। इनका कहना है कि 9th सेंचुरी तक लोकल पावर डिसेंट्रलाइज हो रहा था और 11th सेंचुरी में क्या हुआ कि फ्यूडलिज्म जो है स्ट्रक्चर्ड हो गया, एकदम पूरी तरह से ऑर्गेनाइज हो गया। तो बस यही है इनकी थियरी। फ्यूडल रिवॉल्यूशन थीसिस, ये थीसिस दी जॉर्ज टूबी ने। इन्होंने ऐसा बोला कि 11th सेंचुरी में फ्यूडल रिवॉल्यूशन हुआ था जिसमें लॉर्ड्स न्यू टैक्सेशन सिस्टम लेकर आए। नाइट्स का जो है लोअर एरिस्टोक्रेसी टाइप का एक उनका अलग ही मतलब लेवल तैयार हो गया। क्लर्की भी फ्यूडल लॉर्ड से अपने राइट्स डिफेंड करने में लगी रहती थी। अब फ्यूडलिज्म का डिक्लाइन इनके अनुसार एक सोशल प्रोसेस था जो रूरल इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस की वजह से आया था।
डूबी का क्रिटिसिज्म करने वालों ने ये कहा कि डॉक्यूमेंटेशन और लोकल पावर वेरिएशंस पे तो इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। इनको लोकल पावर वेरिएशंस को भी स्टडी करना चाहिए rather than blinding only one theory, rather than blindly following one theory. Sorry. The plow stirrup thesis. प्लाव एंड स्टिरअप का क्या मतलब क्या आता है कि स्टिरअप माने होता है कि घोड़े पे बैलेंस करने के लिए जो बैठते हैं ना वो। तो अभी देखते हैं कि ये थ्योरी दी थी लिन वाइट ने, ये थ्योरी दी और टेक्नोलॉजी के फायदे की वजह से फ्यूडल सोसाइटी को शेप मिली, उनका ऐसा कहना है। तो हैवी प्लाउ, थ्री फील्ड सिस्टम और हॉर्स कॉलर्स की वजह से एग्रीकल्चर जो है बहुत प्रोडक्टिव बन गया। फिर उनका अगला रीजन है कि स्टीरअप जो था उसने कैवलरी कॉम्बैट को पावरफुल कर दिया, ज्यादा इफेक्टिव बना दिया और इसकी वजह से फ्यूडलिज्म जो है एक प्रॉपर सिस्टम की तरह डेवलप कर पाया। इनको क्रिटिसाइज करने वालों का ऐसा कहना है कि ये थियरी अगेन ओवर सिंप्लीफाइड है और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के अलावा सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उसको भी कंसिडर किया जाना चाहिए। फ्यूडलिज्म एज अ मोड ऑफ प्रोडक्शन, ये थियरी पेरी एंडरसन ने दी और ये मार्क्सिस्ट स्कूल से बिलोंग करते हैं। इनका ऐसा कहना है कि फ्यूडलिज्म एक इकोनॉमिक सिस्टम था जो लैंड और लेबर सर्विसेज पे डिपेंड करता था। पेरी एंडरसन ने 3 जोन मतलब दिए। कोर रीजन में उन्होंने बोला कि फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड आते हैं कि जहाँ पे रोमन और जर्मनिक एलिमेंट्स जो है वो कोएग्जिस्ट करते थे और बैलेंस्ड वे में रहते थे। साउदर्न जोन में उन्होंने इटली और स्पेन को रखा है। यहाँ पे इन्होंने बताया कि रोमन लीगल ट्रेडिशंस जो थे वो डोमिनेट करते थे और रूरल सोसाइटीज भी अच्छी खासी एग्जिस्ट करती थी। नॉर्दर्न ईस्टर्न यूरोपियन जोन में उनका कहना है कि जर्मनी और स्कैंडिनेविया आते हैं और ये दोनों जगह पे कम्युनल इंस्टीट्यूशंस बहुत ही स्ट्रांग थे, इसलिए फ्यूडलिज्म लेट डेवलप हो पाई यहाँ पे। अब फ्यूडल इकोनॉमी के डिक्लाइन के बारे में भी पेरी एंडरसन का ऐसा कहना है कि 13 सेंचुरी तक क्लास स्ट्रगल और इकोनॉमिक लिमिट्स की वजह से फ्यूडलिज्म डिक्लाइन करने लग गई थी। थोड़े से रीसेंट डिबेट्स के बारे में देख लेते हैं। तो एलिजाबेथ ब्राउन ने ऐसा कहा कि फ्यूडलिज्म का टर्म ओवर यूज हो चुका है और स्कॉलर्स को स्पेसिफिक मीनिंग डिफाइन करनी चाहिए अलग अलग टर्म्स के लिए, क्योंकि कंफ्यूजिंग मीनिंग से अगर यूरोप जितने वास्ट एरिया पे फ्यूडलिज्म और उसके कंपोनेंट्स को हम एक ही तरह से डिफाइन करते हैं तो दैट विल नॉट बी राइट ना। अगला है कि सुजन रेनॉल्ड्स, इनका कहना है कि फ्यूडलिज्म सिर्फ फ्रांस के कुछ हिस्सों तक अप्लाई होता है, हर जगह नहीं। अगेन ये थोड़ा सा वेटेज रखता है ये पॉइंट, क्योंकि यूरोप जितना वास्ट एरिया था वहाँ पे फ्यूडलिज्म जैसा सिस्टम था तो हर जगह सेम तो नहीं रहा होगा ना। और अगर एक प्रॉपर डेफिनेशन तैयार की जाए उनके अनुसार तो ये सिर्फ फ्रांस के कुछ हिस्सों तक अप्लाई होता है, बाकी सारे रीजन्स को और अच्छे से डिफाइन किया जाना चाहिए। री इवेल्युएशन थियरीज का ऐसा मानना है कि फ्यूडलिज्म यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं था, बल्कि रीजनल वेरिएशंस इंपॉर्टेंट थे और बेसिकली ये तीनों सेम बातें कह रहे हैं, तो इनको भी मेंशन करने लायक है आंसर्स में। अगेन मैंने एक टेबल प्रोवाइड कर दी है, ये सारे जो है हिस्टोरियंस इनकी थियरीज और इन थियरीज का जो है की पॉइंट क्या है उसके ऊपर आप वीडियो पॉज करके ये नोट्स ले सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में इनको मेंशन करना बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकता है। अगेन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है तो वो भी मैं आगे चल के कराऊंगी। फिलहाल हम देख लेते हैं कि फाइनल थॉट्स क्या है मेरे इस वीडियो के बारे में। तो फ्यूडलिज्म एक स्टैटिक सिस्टम बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि कंटिन्यूअस चेंजिंग प्रोसेस भी था, डाइवर्स भी था और ट्रेड, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी और सोशल स्ट्रक्चर्स इन सब का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था वहाँ पे। और फ्यूडलिज्म के एंड भी ना ग्रेजुअल प्रोसेस था, एक इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस की वजह से आया था और ये जो है अगेन यूनिफॉर्म नहीं था। तो ये था इस वीडियो के बारे में, जो भी चैप्टर में है वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चंस हैं और क्वेरीज हैं या कुछ भी डिमांड्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल वर्क ऑन इट। और ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।